हम लोग नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग है उसके बारे में समझ चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या होते हैं। मादा जनन तंत्र कहिए चाहे मादा जनन अंग कहिए, दोनों कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से नर जनन तंत्र के अंतर्गत अनेकों अंगों को शामिल किया गया है, ठीक वैसे ही मादा जनन तंत्र के अंतर्गत भी अनेकों अंगों को शामिल किया गया है। जैसे अंडाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ये सब जो अंग हैं ये महिलाओं के अंग है, मतलब कि मादा जनन अंग है। जिस प्रकार से पुरुष के अलग अलग जनन अंग थे, ठीक वैसे ही मादा के भी अलग अलग जनन अंग हैं और सबका अलग अलग काम है। जिस तरह से नर जनन अंग में सब अंगों का अलग अलग काम था, ठीक वैसे ही मादा जनन अंग के भी अलग अलग काम है। जैसे सबसे पहला है अंडाशय। तो अंडाशय जो होता है ये अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडाणु का मतलब होता है ओवम, और प्रत्येक महिलाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु के माध्यम से ही नए संतान की जन्म होती है निषेचन क्रिया के फलस्वरूप। तो महिलाओं के अंदर जो पीरियड्स होते हैं हर महीने, उसी दौरान दो प्रकार के फैलोपियन नलिका होते हैं। फैलोपियन नलिका प्रत्येक महिलाओं में दो होते हैं। एक होता है बायां नलिका और दूसरा होता है दायां नलिका। दो फैलोपियन नलिका होते हैं, एक बायां नलिका होता है और दूसरा दायां नलिका होता है। और पीरियड्स के दौरान अगर इस महीने में बायां नलिका से अंडाणु निकल के आया है तो अगले महीने दायां से निकल के आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ गड़बड़ी के चलते या अनकंट्रोल के चलते दोनों फैलोपियन नलिका से एक साथ दो अंडे बाहर निकल आते हैं। उस परिस्थिति में जब निषेचन की क्रिया होती है तो जुड़वा संतान उत्पन्न होते हैं। कैसे संतान? जुड़वा समझ रहे हैं? जुड़वा माने दो बच्चे एक ही साथ। तो जुड़वा संतान कब उत्पन्न होंगे? जब दोनों फैलोपियन नलिका से एक ही साथ दो अंडे बाहर निकल आएंगे और जब उसका निषेचन होगा तो उस परिस्थिति में जब भ्रूण बनेगा तो दो भ्रूण बनेगा और संतान की उत्पत्ति भी होगी दो, जिसको हम लोग जुड़वा संतान कहते हैं। अब जुड़वा संतान में जरूरी नहीं है कि दोनों लड़का ही होगा या दोनों लड़की ही होगी, ये कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे? क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि शिशु जो जन्म लेने वाला है वह लड़का होगा या लड़की होगी। जैसे आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम होते हैं दो प्रकार के, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। एक्स जो क्रोमोसोम होते हैं ये होते हैं मादा में। मादा मतलब औरत, औरत मतलब महिला। तो एक्स क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? महिलाओं में होते हैं। और वाई क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? पुरुष में होते हैं। और प्रत्येक मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है लिंग गुणसूत्र, और लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और बाकी जो गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक मनुष्य में टोटल कितनी होती है? 46 होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 46, मतलब कि 23 जोड़ी। अगर जोड़ी में देखिए तो 23 जोड़ी होती है और संख्या में देखिए तो 46 होती है। इस 46 में से 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं इसको हम लोग कहते हैं सामान्य गुणसूत्र, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है एक्स और वाई, इसको हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। शिशु जो जन्म लेने वाला है वह लड़का होगा कि लड़की होगी, यह डिपेंड करता है एक्स और वाई क्रोमोसोम पे, मतलब कि लिंग गुणसूत्र पे निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करेगा? तो महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र होगा? एक्स। तो जब पुरुष का एक्स और महिला का भी एक्स दोनों आपस में मिलेंगे तब जाके क्या पैदा होगी? लड़की। पुरुष का भी एक्स और महिलाओं का भी एक्स, दोनों का एक्स एक्स जब मिलेंगे तो क्या पैदा होगा? लड़की पैदा होगी। लेकिन जब महिलाओं का एक्स और पुरुष का वाई ये जब आपस में मिलेंगे तब क्या होगा? लड़का। लड़का बुझ रहे हैं? बाबू। और लड़की माने बबूनी। तो कब? जब एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का।
तो ये होता है क्रोमोसोम का खेल। लेकिन हम लोग को मेन क्या समझना है, हम लोग को समझना है अंडाशय। तो अंडाशय से निकलता है अंडाणु, अब फैलोपियन नलिका होता है दो, एक बायां एक दायां। तो जुड़वा संतान कब होगा, जब दोनों साइड से एक एक अंडा बाहर निकल आएगा। लेकिन अधिकतर कंडीशन में क्या होता है कि इस महीने अगर बाएं से निकला है तो अगले महीने में संभावना होता है कि दाएं से निकलेगा। और ये पीरियड्स के दौरान हर महीने में ये प्रत्येक महिलाओं में होता है। तो अंडाशय समझ गए। अब समझिए अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के अंतर्गत अनेकों नलिकाएं आती हैं, जैसे फैलोपियन नलिका भी इसी के अंतर्गत आएगा। और अंडा निकालने का माध्यम भी वही होता है। निषेचन की क्रिया भी फैलोपियन नलिका में ही होगी, वहाँ शुक्राणु का अंडाणु से संपर्क होगा और वहीं निषेचन की क्रिया होगी। अगला होता है गर्भाशय, जिसको बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस ये क्या होता है, तो जैसे ही निषेचन क्रिया के बाद जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय के अंदर होगा, मतलब कि यूटेरस के अंदर होगा। और वहीं पे 9 महीने का समय लगता है और धीरे धीरे भ्रूण का विकास होते जाता है और ठीक 9 महीने बाद एक नए संतान का जन्म होता है। तो विकास होने का पूरा जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, मतलब कि यूटेरस में होता है। इसका सामान्य अवस्था में आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे भ्रूण का विकास होते जाएगा, जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ते जाएगा। अगला है योनि। तो योनि क्या होता है, ये एक मुख्य जनन अंग है और योनि में ही स्पर्म पुरुष के द्वारा ला के छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे गति करते हुए वह कहाँ पहुँच जाता है, फैलोपियन नलिका में पहुँच जाता है। तो ये आपके मादा जनन तंत्र के कुछ अंगों का नाम था और उनके कार्य थे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा।